और महागठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं इस क्षेत्र में? किसको वोट करेगा महागठबंधन? आप बताइए 15 से 20 साल उन्होंने राज को जो लूटा है, आप मेरे घर पर आए हैं ना, आप हमको लगता है कि 15 से पूर्व 2005 से पूर्व अगर आप महुआ आने के लिए आपको 3 घंटा लगता था। अभी आप मेरे घर पर आए देख रहे हैं ढलाई हुआ है, कितना अच्छे तरीक़ा से आ गया है। तो उसी तरह ये 15-20 2005 से पहले जो महागठबंधन का स्थिति था, आज बिहार कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है बताइए? क्यों नहीं पहुँचा पाए? तो किसको वोट करेगा महागठबंधन को? फिर से बिहार को उस गर्त में लाएगा? ऐसा नहीं होगा। चलिए आपको स्थानीय विधायक मिली क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जानते होंगे मंत्री साहनी जी जो थे, वो यहाँ के विधायक थे लेकिन जब स्थानीय विधायक मिला तो कहीं न कहीं लोग खुश हुए। स्थानीय विधायक जब से आए हैं, क्या स्थानीय प्रशासन सही से काम कर रही है? देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए, हम तो आपको पहले भी कहा है कि कुछ प्रशासन का प्लानिंग है कि सरकार या नेता को बदनाम करना। काम तो उसको करना ही होगा। हमारी सरकार है, हमारी सरकार में आपको तो काम करना होगा। लेकिन कुछ प्लानिंग है, कुछ लोग महागठबंधन से मिले हुए हैं जो उनको कार्यकाल को फ़ेल करना चाहता है। उसको क्योंकि तो यहाँ का स्थानीय विधायक जो है पढ़ी-लिखी है, एक समझदार महिला है, तो वो कहीं न कहीं कार्रवाई तो करती होगी प्रशासन पे। ऐसा कोई उनको ऐसा मैसेज जाता है तो होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि जो अगर लोग का जनता का कहीं ऐसा मैसेज गया उनके पास कि प्रशासन के द्वारा ऐसा बदसलूकी किया गया जा रहा है, अवैध वसूली किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होता है। चलिए महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाओं को 10,000 रुपया नीतीश जी दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले का ज़माना था जब से जीविका चालू हुआ है, जीविका से पहले आप देखते होंगे गाँव में कुछ लोग दलाल टाइप का लोग, हम दलाल टाइप का लोग बोल रहे हैं, कुछ धन्ना सेठ ये लोग ब्याज पर ₹4 ₹5 अपना ब्याज पर पैसा लगाते थे। जिससे महिला के नहीं उस परिवार को भी शोषण करते थे। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब दूरी होता जा रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जीविका के माध्यम से महिलाएँ की रोज़गार मिल रही है। अभी जानते हैं वो ₹10,000 से वो एक रोज़गार करेगी। एक दुकान खोल के बैठेगी तो 10 का 1 लाख रुपया कमा लेगी। तो सरकार की ये जो जीविका योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रोज़गार है। जो पहले लोगों से पैसा उधार लेता था, तो उनको ज़मीन बेचना पड़ता था और ज़मीन बेच के उस धन्ना सेठ और ब्याजखोर को पैसा देना पड़ता था। फिर भी उसको वहाँ से मुक्ति नहीं होता था। लेकिन आज सरकार जिस तरह से जीविका का चालू किया है ना, तो कई लोग का दुकान बैठ गया है। जब आपने दुकान की बात किया, अभी जब से महिला रोजगार योजना का 10,000 रुपया आने लगा है, हर डीएम ये निर्देश क्यों दे रहे हैं कि आम लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि जब माइक्रो फाइनेंस आपका पैसा ना ले, माइक्रो फाइनेंस के सभी लोगों से उसने मीटिंग की डीएम साहब ने कि आप जो है महिलाओं को जो पैसा मिला है 10,000 रुपया, उससे आप किसी तरह का लोन चुकता नहीं करवाएँगे। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि महिलाएँ जो है कर्ज में डूबी हुई है। नहीं, नहीं देखिए वो तो बात तो हम तो आपको बताएँ कि माइक्रो फाइनेंस छोटा-छोटा फाइनेंस जो आया है, उस लोग को क्या है कि अगर आप एक बार ₹10,000 लिए, तो वो ₹10,000 सधाने के बाद ऑटोमैटिक फिर ₹10,000 लोन उसका हो जाता था। तो इसमें कैसे होता था मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो फाइनेंस वाले ने क्या किया, हर गाँव में जाकर के एक लोग को चुना। अब मान लीजिए हम इस गाँव के हैं, तो वो हमको चुना। अब हमारे माध्यम से कई महिलाओं को जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको एकत्रित किए और उनको एकत्रित करने के बाद वो एक समूह टाइप का, उसको लोन देना शुरू किए। लोन देने के बाद अब देखिए कितना चालाकी किया है। जब वो ₹10,000 उस मतलब ब्याज सहित जब जमा कर देता है, तो हमने क्या किए उसका आधार कार्ड पूर्व से ले लिए। अब फिर पुनः उसको लोन करवा दिए। तो इस तरह के लोगों को मान लीजिए हर गाँव में है, तो इसीलिए माइक्रो फाइनेंस का लोन खत्म नहीं होता है। उसके माइक्रो फाइनेंस के लोन होने के बाद आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि कई लोग आत्महत्या कर लिया है। किसी का परिवार बेघर हो गया है, कहीं भाग गया है, इस तरह है। जिस दिन से जीविका का स्टार्ट हुआ है, उस दिन से लोगों को कुछ न कुछ राहत हुआ है। लेकिन ये तो 2005
के बाद का नज़ारा है माइक्रो फाइनेंस का। विगत हमने देखा है कि 5-7 साल से ये निजीकरण जो है पूरी तरह से हावी हो गया। क्या इसके लिए एनडीए सरकार ज़िम्मेवार नहीं है? नहीं, नहीं, फाइनेंस का ही इसमें एनडीए सरकार का क्या लेना-देना? आप एक चीज़ बता रहे हैं, अभी हम अपने वो कर्ज़दारों को ये कर रहे थे कि कैसे अपने गाँव में कर्ज़ पर पैसा लगाते थे, तो उसमें एनडीए के क्या देन है? अभी जैसे-जैसे एक्टिव हुआ है, अभी हम लोग भी कार्रवाई करवाने के लिए ये किए हैं, कि लोग लोग मजबूर है उसके बाद तो लोन ले रहे हैं माइक्रो फाइनेंस से। यदि लोग मजबूर नहीं होता, स्वावलंबी होता जैसा कि एनडीए के जो ये प्रमुख चेहरा है नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। यदि वो स्वावलंबी होती महिला तो उसे माइक्रो फाइनेंस का तो सहारा नहीं लेना पड़ता ना। हमने आपको क्या बोला है कि कुछ लोग मान लीजिए पढ़े-लिखे नहीं हैं और उनको ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं है। उन लोगों को ये पता है कि हमको अभी देखिए, हम जाएँगे किसी महिला का अभी उदाहरण लीजिए, हम अपनी मम्मी के पास आएँगे, पढ़ी-लिखी नहीं है। हम उनको कहेंगे कि हम आपको 10,000 रुपया दिला देते हैं, कोई इंटरेस्ट, कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो वो तैयार हो जाएगा, ठीक है हमको 10,000 रुपया दिला दो। अब वो 10,000 रुपया दिला दे, उसको तो ये चीज़ पता नहीं है। उसका आधार कार्ड ले लिए, अपना सिविल चाहिए कर दिए, पूरा लोन सैंक्शन कर दिए। लेकिन जब उसको सधाने की बारी है, तब उसको 10,000 15,000 रुपया भरने का ही समय आ गया। तो उसको तो पता नहीं, ये तो हम लोग किए। मान लीजिए हमारे जैसे कुछ लोग कैसे किए, ऐसे ही पूरा गाँव है, तो उन लोगों को तो पता नहीं है। तो धीरे-धीरे इसके ऊपर भी माइक्रो फाइनेंस का भी 10,000 रुपया ने सरकार जीविका के माध्यम से पहला किस्त दिया, फिर 2 लाख रुपया देने का एनडीए सरकार फिर से काम करेगी। सारा माइक्रो आप देखते हैं अभी कितना है माइक्रो फाइनेंस, कहाँ है माइक्रो फाइनेंस? 1-2 माइक्रो फाइनेंस है, घूम रहा है जो, वो भी चला जाएगा बाज़ार से। तो ये समझ रहे हैं ना कि कहने मतलब एनडीए सरकार ने कुछ काम की है, कुछ काम अभी बाकी है। पूरा काम किए हैं और काम करेंगे, वो माइक्रो फाइनेंस से सब सब खत्म हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ये 10,000 से आपके मोहल्ले में जो है, महिला जो है स्वावलंबी बन सकती है? पूरा बन सकती है, 10,000 नहीं है, उनको 2 लाख रुपया भी मिलेगा व्यवसाय करने के लिए। ये तो स्टार्टिंग किस्त है और 2 लाख रुपया मिलेगा व्यवसाय करने के लिए। जिस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और पैसा उसको मिलेगा। सरकार देने के लिए सक्षम। यदि एनडीए से जो है पुनः आपको स्थानीय विधायक मिलता है, तो क्या स्थानीय स्थानीय जो काम है, जैसे स्थानीय प्रशासन, आज जो है लोग स्थानीय प्रशासन से परेशान हैं। ये भली-भाँति आप भी जानते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग जीविका पर भी चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे क्या हैं कि जो समूह के सदस्य हैं और जो समूह के सदस्य के बाहर हैं, तो वो सदस्य के जो बाहर हैं, उन लोग का इच्छा रहता है कि मान लीजिए हम लोगों को 10,000 रुपया मिले, तो सरकार ने घोषणा की है कि आप सबको 10,000 रुपया मिलेगा, सभी महिलाओं को। तो सभी महिलाओं को तो उसमें वो भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग को माइंड में ये घुस गया है कि हम लोग का कब 10,000 रुपया मिले। सिस्टम में से मिलेगा ना, किस्त बाय किस्त मिल रहा है, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं। तो सिस्टम में से मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि सीएम होता है, मान लीजिए जीविका में और अधिकारी होता है और अधिकारी होता है, तो बैक साइड से 1,000 रुपया उसके पॉकेट में दे दिया, अरे भैया तुम हमको 10,000 रुपया करवा दो। तो इसी तरह जो करप्शन बढ़ा हुआ है, जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है और हम लोगों की जानकारी में ऐसा होता है तो कार्रवाई होती है और कार्रवाई होगा। लेकिन एनडीए सरकार पे हमेशा ये आरोप लगा है कि ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 10,000 रुपया आने लगा, तो बहुत सारी महिलाएं जो है ये कंप्लेन की है कि जीविका जो सीएम होती है वो पैसा लेती है और कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कहने मतलब अभी जो है वर्तमान स्थिति में करप्शन हावी है? करप्शन हावी नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ अधिकारी और कुछ लोगों के द्वारा ये प्लानिंग किया जाता है, खासकर महागठबंधन के लोगों के द्वारा वो प्लानिंग किया जाता है कि सरकार को किसी तरह बदनाम करे। अब आप किसी को चुपचाप जेब में हम आपको 500 रुपया जेब में चुपचाप दे देंगे तो आपको खराब लगेगा। कुछ लोगों का भी गलती कर रहा है, जो हम लोग इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो अधूरा काम आने वाले विधायक जो है आपके स्थानीय विधायक यदि कोई भी होंगे, तो क्या इस काम पे बल डालेंगे? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में फिर से मैडम जीतेगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगा और जो करप्शन है वो दूर होगा। चलिए, अब हम दूसरे बात पे बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में पहले जो है भाजपा पे ये
लगाया जाता था कि इसका ख़ासियत ये थी कि स्थानीय लोगों को टिकट मिलता है। और कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि पैराशूट नेता को बीजेपी जो है, कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहा है। जो झंडा ढोने वाले स्थानीय नेता होते हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, नहीं देखिए, आप जो शब्द बोल रहे हैं हम आपका शब्द समझ गए हैं, आप क्या बोल रहे हैं सो। देखिए, पहला चीज़ तो आपको हमने बता ही दिया कि सिटिंग सीट है, भाजपा के जितना भी लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, दरभंगा लोकसभा में कितना ब्राह्मण है? बताइए हमको। 4 लाख ब्राह्मण है, 4 लाख ब्राह्मण है और 4 लाख ब्राह्मण मान लीजिए है, तो एक चीज़ हमको बताइए कि ब्राह्मण को या तो मान लीजिए मुरारी मोहन झा लड़ेंगे, क्या सिटिंग विधायक तो लड़बे करेंगे। राजपूत में स्वर्णा सिंह सिटिंग विधायक हैं तो लड़बे करेंगे, नहीं लड़ेंगे? लड़बे करेंगे। अली नगर में मान लीजिए मिश्री लाल यादव हैं, लड़बे करेंगे। तो ये जाति समीकरण होता है कि आप एक ही जाति को सब जगह मुरारी मोहन झा लड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है तो गौराबोराम विधानसभा से ब्रह्मण्य चुनाव लड़ेंगे, संभव है? नहीं तो नहीं, नहीं, मैं बता गोड़ा रहा हूँ, गोड़ा गो सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा तो संभव नहीं है। संभव तब होता है कि मान लीजिए यहाँ पहले से कोई ब्राह्मण सिटिंग विधायक हो, आप इतिहास उल्टा करके देख लीजिए। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप इस विधानसभा में देख लीजिए, मुस्लिम के बाद ब्राह्मण है, उसके बाद यादव है। इस विधानसभा में मुस्लिम, आप जो सवाल किए हैं, हम उसी सवाल को जवाब दे रहे हैं। इस मुस्लिम के बाद ब्राह्मण है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण पहले भी लड़ चुके हैं। आपको याद होगा चंद्रकिशोर झा लड़ चुके हैं, भोला चौधरी लड़ चुके हैं यहाँ से चुनाव। कहाँ जीते हैं यहाँ से चुनाव? जीत कर तो दिखाते हैं यहाँ से, तो आखिर क्यों नहीं जीत रहे हैं? आप सुनिए, आप ब्राह्मण की जब बात कर रहे हैं, आप हमको बताइए तो ब्राह्मण का कोई ऐसा प्रत्याशी है कि वो ब्राह्मण के संगठन के काम कर रहे हैं, ब्राह्मण के हित के लिए आ रहे हैं? और पैराशूट की बात कर रहे हैं, हम खोल करके आपको बता रहे हैं पैराशूट की बात। ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुछ लोग गौरा बोरा में कदम रखे हैं। हम लोग का अभियान है कि इसमें इस विधानसभा में बाहरी का पैर भी नहीं रखने देंगे। और टिकट की तो बात की बात। घोड़ाबुराम विधानसभा में जो है और भी तो स्वजाति से आते हैं, जिसे मौका मिलना चाहिए वो काज करता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके जो विधायक जी हैं, आने वाले विधायक की जो है, वो कितना झंडा ढोए हैं आपके पार्टी के लिए? नहीं, नहीं, एक चीज़ आप उसकी इतिहास देख लीजिए। यहाँ तो हम तो एक चीज़, उनके ससुर जी भी एमएलसी भाजपा से ही थे, हाँ। हैं? और फिर वो भी भाजपा ही मानिए, छोड़िए ना वीआईपी, भाजपा ही मानिए, भाजपा का विधायक थे और उनके चले जाइए वहाँ। उनके पिताजी भाजपा का एमएलसी थे। आप कैसे बातें करिएगा? आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हम 2015 से लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा ढोते आ रहे हैं। परिवारवाद नहीं है क्या? कैसे परिवारवाद होगा? यानी कैसे परिवार? जैसे ससुर एमएलसी, पुतों को एमएलए का टिकट मिलना, क्या ये परिवारवाद नहीं कोई है? परिवारवाद नहीं है, क्या परिवारवाद रहेगा? मैं नहीं, 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 मेरे लिए मेरा भाई झंडा ढोएगा तो हम अपना भाई को जगह देंगे कि दूसरे को जगह देंगे? झंडा लगाने वाला मेरा भाई और जगह देने वाले दूसरे, कैसे परिवारवाद हुआ? आप एक चीज जान लीजिए, संगठन का काम करने के लिए अगर संगठन में आप झंडा ढोने का काम करते हैं तो कितने दिन से झंडा ढोने का काम करते हैं सो बताइए। हम भी राजनीति कर रहे हैं, 2015 से देख रहे हैं इस चीज को। ये परिवारवाद नहीं हुआ। ये देखिए, ये भारतीय, आप एक चीज जान लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता दल पार्टी। जब वो औश्री चौबे का टिकट काट सकते हैं तो ये लोग कौन सा गली में है? टिकट काटना तो अलग बात होता है, तो लेकिन वही वही बात हुआ ना। यदि आप चंद चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए आप राजनीति करने के लिए आए हैं और कहिएगा कि हम विधायक बन जाएंगे। आपको आप जिसकी बात कर रहे हैं हम समझ रहे हैं उस बात को। नहीं, हम नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, कर रहे हैं, ये ब्राह्मण की बात चर्चा नहीं है। है, पैराशूट की जो बात किए हैं आप और जिसकी बात किए हैं क्षत्रिय की, हम समझ रहे हैं। हमको भी शौक होता है कि मेरा ब्राह्मण यहाँ से विधायक बन के जाए, लेकिन उसके लिए वो काम करना होगा। आप तुरंत थपड़ा जाइएगा तो ना। सर हम जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं, हम उसी समय कहते कि हम 1000-1100 वोट लाए हैं, हम उसी समय कहते कि हम विधायक जिला परिषद बने, संभव है?
संभव नहीं है। हम ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा कर्म है, हम क्षेत्र में कर्म करते रहेंगे, एक ना एक दिन समय आएगा, पार्टी देख रही है, सब देख रही है, सब देख रहा है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम धुरफंदी करना शुरू कर दें, संभव सर नहीं है। बिहार के राजनीतिक में जिस तरह से भोजपुरी सेलिब्रिटी को मौका दिया जा रहा है, इससे बिहार का जो राजनीतिक है, किस मोड़ जा रही है? ये सवाल आपका बहुत बड़ा था, आप मेरा सोशल मीडिया फ़ेसबुक चेक कर लीजिए। हमने आज से 6 महीना पहले से आज तक विरोध करते आ रहे हैं कि अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो पर सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरह मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, जिस तरह से पवन सिंह को भाजपा में एंट्री हुआ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अब ये जो है अश्लील गाना गाने वाले और अश्लील डांस कर मेरा काटिएगा नहीं, अश्लील गाना गाने वाले, अश्लील डांस करने वाले को भाजपा में जगह मिला है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। खेसारी उसका कारण है कि जो समय है, जो परिस्थिति है, अब लोग भी उसी को चाह रहा है। आप पिछले लोकसभा में देखे होंगे, एक पवन सिंह के वजह से 4 लोकसभा सीट भाजपा को लूज़ करना पड़ा। तो अब समय ही आ गया, क्या कीजिएगा? हम एक आदमी लिखते रहेंगे कि ये समाज बहिष्कार करो अश्लील और ये वीडियो गाने वाले नर्तकी को और दूसरा मेरे चौक पर जाके देखिए तो रात में अश्लील का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? आरजेडी जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा कुमारी को टिकट देना चाहती है। तो क्या इससे तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता या जो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत टफ समस्या आने वाला है। भोजपुरी में और बिहार में जो आज ये अश्लील वीडियो और अश्लील गाना पर जो देख रहे हैं ना, 4 बच्चे की माँ भाग रही है दूसरे के साथ और उसी 4 बच्चे की माँ की बेटी भाग रही है दूसरे के साथ। 3 बच्चे के बाप दूसरे के साथ शादी कर रहा है। अब देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुआ है। ये सब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का देन है और दुर्भाग्य है ये ऐसे लोगों को जगह दे रहा है। वर्तमान स्थिति को देखता है कि हमको इसको आने से हमको ये मिल जाएगा, लेकिन भविष्य की हम बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहेगा ना तो और दुर्भाग्य और भागेगा और यही होगा ये चीज़। चलिए बिहार के जो चुनावी आगामी जो चुनाव है, उसमें जो है थर्ड फ्रंट की बात यदि हो रहा है तो उसमें जन स्वराज आ रहा है। तो जन स्वराज को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए कोई भी पार्टी जो है सो अपने लेवल पर काम करता है, अपने लेवल पर अभी जनस्वराज को 15-20 साल मेहनत करना होगा। समझ रहे हैं सर ना? हम आपसे जानना चाहेंगे जन स्वराज जब शुरू हुई थी, उसका एक एजेंडा था। हम वैसे फैमिली को राजनीतिक में लाएँगे जिसका राजनीतिक से दूर-दूर रिलेशन नहीं है। लेकिन उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ही भूतकाल ऐसा रहा कि उसके फैमिली में राजनीति के अलावा तो कुछ है ही नहीं। उसके पिता की बात कर ले, उसकी माँ की बात कर ले और उसके भाई तो प्रशासनिक विभाग में बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो ये प्रशांत किशोर का जो है जुमला जो है, जैसे कि प्रशांत किशोर कहते कुछ है, करते कुछ और है। इस पे आपकी क्या राय है? बिहार की जितना भी करप्शन लोग थे ना, जितना भी करप्टेड लोग थे, सब प्रशांत किशोर में भरा हुआ है। आप एक चीज़ बता रहे हैं, आप फिर आपको बोल रहे हैं, मेरा सोशल मीडिया 1 महीना पहले आप पीछे जाइएगा। मेरा फ़ेसबुक से 1 महीना पहले पीछे जाइए। ये बोल रहे हैं कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। ये बोल रहा है, गौर से सुनिए, कि बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि जितना भी करप्शनकारी है, हम सबको जेल भेजने का काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बढ़िया स्कूल, भारत के बोल रहे हैं, वो अपने मुँह से बोल रहा है कि भारत का सबसे बढ़िया स्कूल दिल्ली में वो एक निजी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो नेता बिहार की सुधारने की बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ बताइए, हम कहेंगे कि हम अपने गाँव को सुधार देंगे। अरे भाई मेरा परिवार हम परिवार को सुधार ही नहीं सकते, तो गाँव को कैसे सुधार सकते हैं? गाँव को सुधारने के लिए परिवार को ठीक करना होगा, परिवार को सुधारना होगा, परिवार में संयम रखना होगा। आप बिहार को ठीक करने के लिए चले हैं और आप अपने बेटे को दिल्ली के सबसे बड़ा स्कूल में दिए हैं उनके लिए। ये जुमलेबाज़ है, बहुत बड़ा जुमला। आप बता रहे हैं आपको, जिसमें जदयू का ये राष्ट्रीय महासचिव था, याद है ना आपको? उस समय इसको कैबिनेट का दर्जा मिला था।
और उस समय सबसे इसके ऊपर जाँच की बैठक की जाए और जाँच किया जाए। ये सबसे बड़ा करप्शनकारी लोग, ये चुनाव के बाद ये बिहार में नहीं रहेंगे, चले भाग जाएँगे यहाँ से। तो आगामी विधानसभा में जन स्वराज किसको डैमेज करेंगे? वो खुद डैमेज हो जाएगा। वो वोट खुद काट के रह जाएँगे? कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिए ना, 100-150 को बड़ा-बड़ा विधानसभा में समझ जाएँगे। देने दीजिए ना टिकट आपको, आप टिकट देने दीजिए ना। चलिए राजकुमार जी, आपने हमसे इतना बात किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।